नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एरे चालू करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक नया डाटा स्ट्रक्चर चालू करने से पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखा था उसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस हमने देखे थे। फंक्शंस क्या होता है कि आपका, जैसे हमने वेरिएबल देखे थे। वेरिएबल क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल किस वैल्यू को स्टोर करता है? कोई भी तरह की वैल्यू हो सकती है, बूलियन हो सकती है, नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। अब आपका वेरिएबल जो होता है एक ही तरह की वैल्यू स्टोर करता है, मतलब एक छोटी सी वैल्यू स्टोर करता है, एक बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। और एक अगर पीस ऑफ कोड है, जैसे कुछ कोड है वो मुझे स्टोर करना है किसी जगह, तो मैं कहाँ करूँ? वेरिएबल में नहीं कर सकता, तो मैं उसे स्टोर कर सकता हूँ फंक्शन में। तो फंक्शन क्या होगा? एक तरह से आपका वेरिएबल की तरह काम करता है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है आपके वेरिएबल से कि ये जो है आपका एक पूरा स्निपेट ऑफ कोड, एक पीस ऑफ कोड जो है, एक टुकड़ा कोड का, उसे स्टोर करता है। और जब उसे कॉल करते हैं उस फंक्शन को, तो वो पूरा कोड उसके अंदर जो हमने भरा है, इसके लिए हमने शब्द उपयोग किया था एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल की तरह उसके अंदर कुछ दवाई डालना। एक कैप्सूल होती है, उसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं या दवाई होती है, पाउडर होती है। तो कैप्सूल क्या करती है? उसके जो मेडिसिन है उसे एक कवर प्रोवाइड करती है, आवरण प्रोवाइड करती है। तो ये जो काम है, फंक्शन एक तरह से कैप्सूल की तरह काम करता है कि उस कैप्सूल में हम कुछ भी फंक्शन भरे, उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म भरे, जब इनपुट जाएगा तो वो इनपुट प्रोसेस होके हमें कुछ एक नया आउटपुट देखने को मिलता है। इस तरह से हमने फंक्शन बेसिकली देखा था। अब थोड़ा इसे स्ट्रक्चरली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो फंक्शन को हमने एक तरह से जूसर के साथ कंपेयर किया था। यहाँ पे हर चैप्टर में नोट्स में आपको, यहाँ हेडर में आपको कुछ ना कुछ एक इमेज दिखाई देगी। वो इमेज एक तरह से उस चैप्टर की थीम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इस चैप्टर में हमने थीम जो लगाई है वो है एक जूसर की। जूसर क्या है? एक तरह से मशीन है। इस मशीन में क्या होता है कि यहाँ से कुछ इनपुट जाता है, फ्रूट। मशीन के अंदर कुछ तो उथल पुथल होती है। अब वो क्या होती है, एंड यूज़र को जो है उसे उससे कोई लेना देना नहीं होता, अंदर क्या होता है। तो इस मशीन ने, इसके अंदर क्या है, एक मैकेनिज्म है, उसे इनकैप्सुलेट करके रखा है, कुछ मैकेनिज्म अंदर स्टोर करके रखा है। इनपुट जाता है यहाँ से, जो एक फ्रूट जाता है, कीवी जाता है, ऑरेंज जाता है, एप्पल जाता है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है और हमें एक यहाँ से आउटपुट एज ए जूस मिलता है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया एक फंक्शन को एक मशीन की तरह, कि एक मशीन है जो कुछ इनपुट लेगी, कुछ कोड उस पर प्रोसेस करेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा। अब इसे थोड़ा और देखते हैं। फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क कुछ भी जो कुछ हम प्रोवाइड कराएं, और दे एनकैप्सुलेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे फंक्शंस देखें तो फंक्शन हमने तीन तरह के देखे थे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, और तीसरा देखा था हमने एरो फंक्शन। ये तीनों एक दूसरे से अलग है, प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग है, बिहेवियर इनके अलग हैं, लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं। आफ्टर ऑल है तो फंक्शन ही सब के सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन का जो नाम होता है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, उसमें जो फंक्शन होता है उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे बनाते हैं? तो एक लिखते हैं हम फंक्शन। फंक्शन के बाद ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है एक तरह से जावास्क्रिप्ट में आपका, ये आपका फंक्शन बनाता है। फिर फंक्शन का नाम, जो कुछ भी नाम देना है, और यूजुअली फंक्शन में कैमल केस का उपयोग किया जाता है। फिर हमने देखा एक पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या चीज़ के लिए होता है? अगर आपका कुछ इनपुट है उस फंक्शन में जाने वाला है तो उस पैरेंथेसिस में दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो ऐसे एम्प्टी छोड़ा जाएगा। फिर हमारे पास है एक करली ब्रैकेट और दूसरा करली ब्रैकेट। ये हो गई आपकी बॉडी ऑफ फंक्शन। ये एक तरह से बॉडी ऑफ फंक्शन। तो क्या हुआ, इधर मैं अगर लिखूँ फंक्शन, फंक्शन, फिर उसका नेम, फिर उसका स्ट्रक्चर, ये बॉडी ऑफ कोड, यहाँ पे कुछ कोड लिखिए आप, ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया। अब ये कोड आपका रिपीट होगा, और इस फंक्शन को बुलाते कैसे, इससे काम कैसे करवाते हैं? तो इसे करना पड़ता है इन्वोक। ये जो हमने किया है इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद में हम उसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम लेते हैं और उसके सामने एक पैरेंथेसिस देते हैं। आज तक कभी नहीं किया हमने, पहली बार कर रहे हैं, तो ये पैरेंथेसिस देते हैं। ये हो गया फंक्शन कॉलिंग।
या फिर फंक्शन इन्वोकिंग या फिर रनिंग द फंक्शन। एक तो फंक्शन चलाना, एक तरह से फंक्शन चलाना बोलते हैं इसे। इसे क्या करते हैं हम, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ये कॉन्स्ट लिया, मैसेज लिया और इसमें स्टोर किया इस वेरिएबल में। अब ये वेरिएबल में वैल्यू क्या हो गई, ये फंक्शन की जो वैल्यू है ये उसमें मैसेज में स्टोर हो गई। ये मैसेज में हमने क्या किया, इसेंशियली इसे कहते हैं वैल्यू कैप्चरिंग, क्योंकि उस फंक्शन की जो भी वैल्यू थी उसमें कैप्चर कर लिया हमने, पकड़ लिए हैं। और फिर अगर उसे लॉक करें तो हमें हेलो जेंटलमैन जो इसके अंदर जो हमने फंक्शन में कोड लिखा था वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब और एक बात, यहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं जो इनपुट भी लेते हैं, इनपुट भी लेते हैं। तो इनपुट में क्या, इनपुट कहाँ देते हैं हम फंक्शन में? अगर इनपुट फंक्शन लेता है तो उसका जो पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस में 1 2 3 आप जितने चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है कि 3 दे, 3 से ज़्यादा ना दे उससे ज़्यादा भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो पैरामीटर दिए गए इन्हें कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद में इस फंक्शन के अंदर हम डेटा कैसे भेजें, तो ये जो डेटा है सिर्फ इसी के थ्रू ही भेजा जा सकता है, कहीं और से इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली जा सकती, बाहर से डेटा वैसे नहीं आएगा उसमें। इसमें डेटा सिर्फ इसी के थ्रू आ सकता है। और इसका जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन, उसका नाम लिखा मेक सैंडविच, और इस फिलिंग 1 2 3 3 तरह की फिलिंग। अब ये फिलिंग को जैसे फिलिंग 1 यहाँ पे उपयोग कर ली, फिलिंग 2 की वैल्यू यहाँ पे और फिलिंग 3 की यहाँ पे, हमने एक रेसिपी में इसे स्टोर कर लिया, पीस ऑफ कोड। उसमें क्या लिखा हमने, सैंडविच विथ फिलिंग 1 2 3 इज रेडी। और रिटर्न करना होता है हमें फंक्शन से, क्योंकि मैंने क्या कहा, फंक्शन क्या है, एक तरह से मशीन है। आपको एक इनपुट के लिए एक जगह देनी पड़ेगी, एक आउटपुट के लिए जगह देनी पड़ेगी। अब इनपुट के लिए तो जगह दे दिया आपने, आउटपुट कहाँ से दोगे? तो इसके लिए होता है हमारे पास रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न दोगे और रिटर्न के सामने जो कुछ रिटर्न करना है वो लिखोगे। जैसे मुझे यहाँ पे रेसिपी रिटर्न करनी थी तो मैंने रेसिपी कर दी। अब उस फंक्शन को इन्वोक करते हैं, रन करते हैं या फिर कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। अब फंक्शन कॉल कैसे करोगे? मेक अ सैंडविच, फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस दो, और उसके अंदर जो पैरामीटर, जितने पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट करता है उतने पैरामीटर यहाँ पे दो। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जितने पैरामीटर है, यहाँ पे हम इस पैरामीटर को एक तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अभी तो नहीं सोचते इतना एडवांस नहीं जाना है हमें, लेकिन अगर फिलिंग 1 को मुझे हमेशा इसमें लगना है, चीज़ रखना है, हमेशा चीज़ रखना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू चीज़ रख दूंगा। बाद में वो 2 3 और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो होते हैं वो लास्ट में होते हैं, पहले नहीं होते। तो एक तरह से डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं देखते, उसे बाद में देखेंगे आराम से जब रिविजिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको अभी समझ नहीं आएंगे। अब ये जो पैरामीटर हम यहाँ पे पास करते हैं इसे कहते हैं इसके आर्गुमेंट्स। इसका शब्द बदल जाता है, इसे यहाँ पे कहते हैं पैरामीटर, यहाँ पे कहते हैं इसे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब आर्गुमेंट्स भेजे हमने, इसे ऑर्डर में वैल्यू कैप्चरिंग की और ऑर्डर को लॉक किया, तो हमें क्या मिलेगा? जो फिलिंग 1 की जगह हमने भरा था चीज़, तो सैंडविच विथ चीज़, ये आया सैंडविच विथ चीज़। दूसरी फिलिंग थी हमारी वेजिटेबल, तो वेजिटेबल आया। और तीसरी फिलिंग थी हमारी मायोनीज, मायोनीज इज रेडी। ये आपका हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है। अब हमें आगे चलना है और आगे देखते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट? हाँ। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या, बेसिकली हम लोग फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखते थे, इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया अभी, उसे बाद में कैप्चर करते थे। जैसे यहाँ पे फंक्शन फाइंड एवरेज, नंबर 1 नंबर 2 इनपुट लेगा, पैरामीटर कॉन्स्ट एवरेज इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, रिटर्न करा एवरेज, और यहाँ पे एवरेज की वैल्यू कैप्चरिंग करी एवरेज में, फाइंड एवरेज रन किया, नोट। अब यहाँ पे और एक नोट करनी है आपको, ये जो मैंने फाइंड एवरेज ये जो रन किया है ना, फंक्शन इन्वोक किया है, इसके बीच में और उसके जो पैरेंथेसिस होती है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से चिपका होना चाहिए। जैसे ये है ना फंक्शन कॉल एंड उसका जो पैरेंथेसिस है, इसमें स्पेस नहीं दे सकता मैं, स्पेस नहीं देनी, आपका एरर आएगा। ठीक है। छोटा सा एक नोट पॉइंट है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस में तो वैसे भी सीख ही लोगे। तो हाँ, अब इसमें क्या है कि फंक्शन एक्सप्रेशन देखना है। दूसरा टाइप देखा था हमने, फंक्शन पहला था फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा था फंक्शन एक्सप्रेशन। हमने इससे पहले एक्सप्रेशन और सेंटेंस देखे थे। एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन वो था जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है? जो सम वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसमें कैसे करते हैं
कि कॉन्स्ट लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं एनोनिमस फंक्शन, यहाँ तक ये इग्नोर कीजिए। एनोनिमस फंक्शन लेते हैं, उसके सामने पैरेंथेसिस देते हैं, उसके सामने जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन के सामने उसका नाम था, यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे फंक्शन का नेम उसके सामने इक्वल टू करके असाइन देते हैं हम लोग। फंक्शन फाइंड एवरेज इसके सामने था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये पहले आएगा। एक पैरेंथेसिस देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट पैरामीटर देंगे और रिटर्न करेंगे कुछ तो भी, और सीधा इस पैरामीटर को, ये जो आपका वेरिएबल है, इसे डायरेक्टली यहाँ पे रन करते हैं हम लोग उसके आर्गुमेंट पास करके। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि प्रैक्टिकल में देखते हैं उसे, कि ये जो हमने कल किया था इसमें क्या है, जो हमारा फंक्शन था ना, ये फंक्शन कैलकुलेटर बनाया था हमने, एक फंक्शन कैलकुलेटर बनाया था। फंक्शन कैलकुलेटर में क्या हुआ था कि जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या करता है, जो पहली लाइन होती है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, मतलब ऊपर से नीचे तक आपके प्रोग्राम को स्कैन करते जाता है। प्रोग्राम को पता होता है कि पहले क्या है, दूसरे क्या है, तीसरे क्या है। प्रोग्राम नीचे क्या है ये तो देखेगा नहीं, है ना, पहले तो नीचे नहीं देखेगा ना, पहले ऊपर देखेगा। फिर जब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, फंक्शन कैलकुलेटर, ठीक है, और इसमें मैंने दिस, अभी तो इसको इसको चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शन है हमारा कैलकुलेटर, ए बी पैरामीटर लिए, एडिशन, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न करनी है हमें, तो हमें एरे में रिटर्न करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा था अगर हम एक एक कॉमा दे के वैल्यू रिटर्न करें तो लास्ट वाली वैल्यू ही रिटर्न करता था, वो पहले नहीं करता था। तो एरे करोगे, और एरे क्या होते हैं आज समझेंगे। तो एरे में रिटर्न करोगे मल्टीपल वैल्यू। अब फंक्शन यहाँ पे 475 लाइन पे हमारा डिक्लेयर्ड है। अब मैं इसको इन्वोक करता हूँ पहले लाइन नंबर पे, ये आया मैं पहले लाइन पे, यहाँ पे मैंने console.log कैलकुलेटर 10 और 6, 11 और 64 और 140 एंड 65 इन्वोक किया। जावास्क्रिप्ट का इंजन जब कंपाइलर इसे स्कैन करेगा पूरे कोड को, तो सबसे पहले इसे स्कैन करेगा। अब इसे पता तो है नहीं कि कैलकुलेटर है क्या, इसके पहले होना चाहिए था ना कैलकुलेटर, लॉजिकली इसके पहले होना चाहिए था, कि तब जाके ये रन करेगा ना। इसका लॉजिक क्या है कैलकुलेटर का, ये तो लाइन नंबर 400 लाइन में लिखा पड़ा है ना। कैलकुलेटर का लॉजिक हमारा कौन सी लाइन में है, 475 लाइन में है। तो ये किस तरह से रन करेगा और करता था क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए, इसे रन किया और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया। यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, 2, हाँ, एरे आंसर आया हमारा 100, ये इसका भी आंसर आया और इसका भी आंसर आया। देखिए सबके आंसर आए 100, 16, 61 पॉइंट, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सबका आंसर आया। अब मेरा क्या कहना है कि ये जो कोड 475 लाइन में है, ये जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चला कि ये कोड इस तरह से है, क्योंकि स्कैन तो ऊपर से नीचे करते आ रहा है। इसमें लगता है कंसेप्ट वेरिएबल या फिर फंक्शन होस्टिंग का। जावास्क्रिप्ट में एक फीचर है कि आपके कुछ वेरिएबल्स, जैसे आप वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर करोगे ना, कॉन्स्ट, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, जो कुछ, या फिर कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करो, फंक्शन डिक्लेरेशन जो होते हैं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं प्रोग्राम में, अपने आप ऊपर चले जाते हैं। तो मेरा भले ही ये जो है ना 475 लाइन पे डिक्लेयर्ड हो, लेकिन वो वेरिएबल होस्टिंग के कारण ये इसके ऊपर ही रहेगा हमेशा। जब कंपाइलर जाएगा, कंपाइलर जो पहले सबसे पहले स्कैन करेगा कि कोई फंक्शन है क्या, कोई वेरिएबल है क्या। प्रोग्राम में आपके 1000वें लाइन पे भी अगर कोई फंक्शन है या वेरिएबल है, उसे उठा के ऊपर कर देगा। होस्टिंग मतलब क्या, होस्टिंग अ फ्लैग, इंग्लिश में एक जनरल टर्म है, होस्टिंग अ फ्लैग, फ्लैग को ऊपर चढ़ाना, फ्लैग को ऊपर चढ़ाना। अब जब फ्लैग को ऊपर चढ़ाते हैं तो वो जो फंक्शन है वो ऊपर चला जाता है। तो अभी जावास्क्रिप्ट के इंजन को हमारे पता चल रहा है कि कैलकुलेटर को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गया। अब ये जो है, ये केस हमारी सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ है, फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ नहीं है, फंक्शन एरो फंक्शन के साथ नहीं है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हमने, अब एरो फंक्शन के साथ भी देख लेते हैं। जैसे ये फंक्शन था हमारा कौन सा, नहीं ये वाला है ना, कॉन्स्ट ऐड नंबर, एक फंक्शन है, फंक्शन एक्सप्रेशन है, क्या है, एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन का नाम नहीं है ना, फंक्शन का नाम उसके सामने है, वो एक तरह से फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें ए बी रिटर्न ए बी, और इसमें मैंने रन किया कंसोल लॉग नंबर 510। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए ठीक है, ऐड नंबर 510, इसका जो आंसर आता है ना वो कुछ एरर ही आएगा। हाँ 488 नंबर, 488 पे देखिए क्या है कंसोल, हाँ 488 पे हमारा अनकॉट रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस ऐड नंबर, कैन नॉट एक्सेस ऐड नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब 488 पे जाइए आप, 488 यहाँ पे जो ऐड नंबर है बस एक लाइन ऊपर है, फिर भी ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो 475 लाइन नीचे होने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर रहा था ना। तो यहाँ पे कुछ फर्क समझ में आया आपको? हाँ, तो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ये हॉइस्ट नहीं होता, ये झंडे की तरह ऊपर नहीं जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन जाएगा, एरो फंक्शन नहीं जाएगा। एरो फंक्शन किस तरह से होता है, तो एरो फंक्शन हमारा बहुत सिंपल था। एरो फंक्शन में क्या है, जैसे हम ले सकते हैं, एक सिंटैक्स होता है फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह, एक आपका एक वेरिएबल ले लो, उसके इक्वल टू कर दो आप, इसमें एक ब्रैकेट होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल अगर बताऊँ आपको, तो मैं एक ले सकता हूँ, कॉन्स्ट स्पीड इज इक्वल टू, अब मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर ले लूँगा, और पहले तो मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ, ठीक है, ये है हमारा सिंटैक्स, एरो फंक्शन का ये सिंटैक्स है। स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें, अब डिस्टेंस जो है हमारा, या फिर टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करते हैं कहीं जाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम अगर इधर ले लिया तो नीचे डिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर ले लेता हूँ, पहला पैरामीटर क्या रहेगा हमारा, स्पीड, और पैरामीटर कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, इस ब्रैकेट में, SPEED स्पीड। दूसरा पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करूंगा मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न, हाँ RETURN, रिटर्न, रिटर्न इक्वल्स टू रिटर्न, हाँ रिटर्न क्या करना है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा, है ना, सही है। स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ गया तो स्पीड नीचे आएगा ना, करेक्ट तो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, अरे जनरल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने टाइम वहाँ पे ले लिया तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अब इसे रिटर्न कर रहे हैं हम, अब क्या करते हैं, इसे फंक्शन को इन्वोक करते हैं और कंसोल लॉग कर देते हैं, और कंसोल लॉग में हम टाइम को इन्वोक कर देते हैं, और टाइम को इन्वोक करने के लिए क्या करना है, उसके सामने पैरेंथेसिस देना है। हाँ, अब हमें कितने पैरामीटर देने पड़े, आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, दो। पहला कितना, स्पीड, स्पीड है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान के चलते हैं, और दूसरा हमारा स्पीड जो डिस्टेंस कवर करना है हमें 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर करना है। अब हमारी क्या आएगी, रिटर्न में क्या आएगी, हमारी हमारा टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। अब कंसोल डॉट लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिटर्न में आ जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक एरर है ना प्रोग्राम में, ये इस एरर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये हमारा जैसा का वैसा ही है, इसे बंद कर देते हैं। अब देखिए कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे 55, 5 और 55, मतलब एक तरह से 6 घंटे, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि हमने क्या किया है,
एक इक्वल टू पैरेंथेसिस में 2 चीज़ और एरो फंक्शन। क्यों कहा गया एरो फंक्शन? क्योंकि एरो बना है, ठीक है। अब अगर आपका ये एक लाइन वाला कोड है, ये हो सकता है मल्टीपल लाइन वाला कोड हो। अगर मल्टीपल लाइन वाला कोड है तो आपको ये पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत है, ये जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट, ये देने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। लेकिन जब आप इसे हटाएंगे तो ये आप इसे नीचे नहीं लिख सकते, इसे आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे ऊपर ले, हाँ, उसके सामने ही लेके आए। और दूसरी बात, रिटर्न भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप रिटर्न भी हटाइए, ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, अब रन करते हैं। अब इसे रन किया, देखिए फिर से 5 और इसे चेंज करके देखते हैं, कोई ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे। 500 किलोमीटर की जगह हम इस बार 700 किलोमीटर करते हैं। कंट्रोल सेव एंड रन अगेन, 7 और 77। अब यहाँ पे और एक चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट क्या करना है? अगर आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट है, यहाँ पे 2 वैल्यू इनपुट है, इसलिए पैरेंथेसिस रखना जरूरी है। अगर आपकी सिर्फ एक वैल्यू इनपुट है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर ए इज ए सच दैट, पढ़ना कैसे है इसे, ए सच दैट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है, ए का स्क्वायर। तो रिटर्न होगा आपका, स्क्वायर डालिए, सीधा सीधा आपका ए का स्क्वायर आएगा 49। तो ये हमने एक लाइन में देखा था, ये कौन से लाइन में आता है आपका 503 में आना चाहिए 49। देखिए 49 है वहाँ पे ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें फंक्शन में कोई डाउट, कन्फ्यूजन? ओके। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है डिफरेंस? क्या है फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में, कि इसमें यूजेस फंक्शन कीवर्ड टू डिक्लेयर फंक्शन नेम। इसमें क्या है, एनोनिमस फंक्शन होता है और उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। फिर ये हॉइस्टेड होता है, फुल्ली हॉइस्टेड होता है, ये ऊपर झंडे की तरह ऊपर चला जाएगा, ये नहीं जाता, नॉट हॉइस्टेड, रेड में मार्क है। सिंटैक्स क्या है इसका? ग्रीट फंक्शन, ग्रीट रिटर्न हेलो, और इसका सिंपल सा एग्जांपल छोटे में, नेमिंग ऑलवेज हैज़ अ नेम। इस फंक्शन को हमेशा नाम होता है, जबकि इस फंक्शन को नाम नहीं होता। और यूज केस क्या है? सूटेबल फॉर डिफाइनिंग रीयूजेबल फंक्शन, और ये क्या है? यूजफुल फॉर असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल पासिंग एज अ आर्गुमेंट इनसाइड अनदर कॉलबैक फंक्शन। तो ये कॉलबैक क्या होती है ये देखेंगे आराम से। अब हमने फंक्शन देख लिए, 3 टाइप के फंक्शन है। अब इन फंक्शन को, इनमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी थी, वो हमने देखी थी, कि जैसे दिस कीवर्ड, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में आपका दिस कीवर्ड क्या होता है, वो उसी में मिलता है। एरो फंक्शन में आपका अपना, एरो फंक्शन को अपना खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता। वो दिस कीवर्ड क्या होता है, वो अगर फंक्शन, एरो फंक्शन अगर किसी और फंक्शन के अंदर है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, मतलब उसके पेरेंट को पॉइंट करेगा। ये सब डिटेल वाली चीज़ें हैं, उसे हम बाद में देखेंगे जब दिस कीवर्ड को आराम से देखेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्पेशल टॉपिक है दिस कीवर्ड वाला। रही बात अपने फंक्शन डिक्लेरेशन की, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में जो आपका दिस कीवर्ड होता है ना, उसी में आता है। और हाँ, फंक्शन कीवर्ड में जो उसका जो लेक्सिकल कीवर्ड होता है ना, जैसे एरो फंक्शन में नहीं आता, आपके सिर्फ उस फंक्शन में आता है, फंक्शन डिक्लेरेशन में। और हमने ये देखा भी था कि इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जो आपका दिस कीवर्ड रहेगा, अगर हमारा स्ट्रिक्ट मोड है तो ही ये दिस कीवर्ड इस फंक्शन को पॉइंट करेगा। अदरवाइज ये अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो अनडिफाइंड रहेगा। हाँ, अगर स्ट्रिक्ट मोड नहीं है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। विंडो ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें ये सब कुछ खेल चल रहा है, मतलब इसके दादाजी को, अपने दादाजी को पॉइंट करेगा अगर स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। तो स्ट्रिक्ट मोड में इसका जो दिस कीवर्ड है वो अनडिफाइंडली रहेगा। देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। ये देखिए, स्ट्रिक्ट मोड चल रहा है हमारा फंक्शन में, और फंक्शन हमने इन्वोक किया है, और फंक्शन देखिए 477 लाइन पे देखिए, 477 लाइन नंबर 477, इसमें स्ट्रिक्ट मोड है। स्ट्रिक्ट मोड है तो दिस कीवर्ड क्या रहेगा हमारा? अनडिफाइंड 477। अगर मैं ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दूँ तो ये हमारा विंडो, मतलब ये जो पूरा ब्राउज़र का विंडो है ना, उससे पॉइंट करेगा। देखिए अनडिफाइंड आपका चेंज होगा, विंडो ऑब्जेक्ट में आ गया। 477 पे आपका विंडो ऑब्जेक्ट आ गया, और विंडो ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें आपका पूरा प्रोग्राम चलता है वो। अब ये तो हो गए हमारे फंक्शन की बातें, ठीक है। फंक्शन हमने देख लिया सब कुछ। यहाँ पे
नॉट सूटेबल फॉर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट में मेथड, ये क्या है तो आपको जब समय आएगा सब कुछ आराम से समझ में आएगा, क्योंकि आप चैप्टर में तो इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव जब कोई पढ़ेगा तो पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ेगा, सिर्फ चैप्टर थोड़ी पढ़ेगा। हाँ, अब इस पे कुछ सवाल भी आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर हाउ डज अ नॉर्मल फंक्शन डिफर फ्रॉम एरो फंक्शन, किस तरह से, इस तरह से जब मॉक एक इंटरव्यू होता है तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके दिस कीवर्ड का क्या होगा इस फंक्शन में या उस फंक्शन में, एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का क्या होगा, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और टेस्ट करते हैं कि आपको पता है या नहीं है। तो आप जब बताओगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन में एरो फंक्शन दिस कीवर्ड होता है, एरो फंक्शन में अपना खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपने लेक्सिकल पेरेंट को पॉइंट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, यहाँ एरो ये फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया? हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका अभी हमारे पास थोड़ी टाइम की पॉसिटी है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या देखने वाले हैं उसमें एग्जैक्टली। चैप्टर एज सच बहुत बड़ा है तो उसे देख लेते हैं एक बार। एरे, तो इस चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एरे इंट्रोडक्शन। इवन इसके पहले का जो चैप्टर था ना हमारा फंक्शन, ये भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है फंक्शन का। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसके बाद जो एडवांस मैकेनिज्म आएगा वो बीच में आएगा और उसके बगैर मैं समझा नहीं सकता आप लोगों को, इसलिए मैं इनका नाम दिया है एरे इंट्रोडक्शन। अब एरे में आप यहाँ पे देखिए क्यूब है हमारा, एक मैंने डाला है। क्यूब का अर्थ क्या होता है कि ये एक तरह से एक डेटा सेट है, इसमें हर चेंबर में अलग डेटा स्टोर रहेगा और एक दूसरे के एक ऊपर रहेगा और 3 डायमेंशन भी रहेगा, अंदर भी जाएगा। तो एक तरह से वो छोटी मोटी डिनोट करने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक या फिर एक डूडल मान के चलिए एक डिज़ाइन किया है। अदरवाइज एरे क्या है? एरे की डेफिनेशन तो आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं लोग, डीएसए करना है, डीएसए करना है। अब डीएसए जो है सबसे बड़ा पार्ट जो होता है C++ या पाइथन में कर लीजिए, लेकिन डीएसए इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन जावास्क्रिप्ट में काफ़ी लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर है, जितने हाँ लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा स्टोर करने के जो साधन है ना आपके, जो बॉक्स है वो बहुत कम है, जबकि C++ में आपके थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है एरे और दूसरा इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है आपका ऑब्जेक्ट। एरे एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके बाद देखेंगे, एरे देख लेते हैं। एरे क्या है? एरे आर इसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर दैट एनेबल यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। अब तक क्या किया हमने? एक वेरिएबल लिया, फंक्शन में क्या होता था? कोड स्टोर करते थे, इसमें क्या है? वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे आपका एक फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आप सचिन लिख सकते थे, उसके बाद अगर मुझे सौरव लिखना है, उसके बाद में मुझे अगर राहुल द्रविड़ लिखना है, महेंद्र सिंह धोनी लिखना है, तो एक ही वेरिएबल में एक ही स्टोर कर पाता था मैं, ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता था। यहाँ पे क्या है? एरे आर डेटा स्ट्रक्चर दैट एनेबल यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में आप बहुत सारी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर while you could store single value in a variable, imagine needing millions of name, करोड़ों नाम हैं आपके, बहुत सारे, जैसे सेंसस का डाटा है। अब सबके आप फर्स्ट नेम लिख के रख दो, पूरे जो सिटी के लोगों के फर्स्ट नेम आप एक वेरिएबल में थोड़ी स्टोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसे स्टोर करने के लिए आपको एक अलग डेटा स्ट्रक्चर चाहिए और वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एरे। एरे में आप मिलियंस ऑफ नेम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, ठीक है। और क्रिएटिंग मिलियन वेरिएबल, अब हर किसी के लिए नया वेरिएबल नेम बनाओगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, एक ही वेरिएबल के अंदर आप कर सकते हो। और फिर क्या है? वुड नॉट बी प्रैक्टिकल, इंस्टेड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। अब एरे दिखता कैसा है? तो एरे का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एरे दिखता इस तरह से है कि आपका एरे जो है ना, इसका मैं अगर बेसिक सिंटैक्स बता दूँ तो ये होता है आपका एक कॉन्स्ट वेरिएबल टीम, एक टीम करके वेरिएबल लिया, उसमें ये देखिए क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, और इसके अंदर आप A B C D 1 2 ट्रू जो भरना है भर दीजिए, पूरा डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर जितना भरना है भर दीजिए। और फिर इसको एक्सेस कैसे करते हैं? ए को कैसे बाहर निकालेंगे, बी को कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टीम लिया है, सचिन, विराट, हरभजन, युवराज, धोनी, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, ये सभी टीम मेंबर हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको यही अगर लिखना होता कि फर्स्ट नेम क्या लिखते हैं? फर्स्ट नेम सचिन,
फिर क्या लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम फर्स्ट प्लेयर विराट, फर्स्ट नेम फर्स्ट प्लेयर सचिन, फर्स्ट नेम सेकंड प्लेयर विराट, फर्स्ट नेम थर्ड प्लेयर हरभजन, फर्स्ट नेम फोर्थ प्लेयर युवराज। इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल बनाते हैं, एक एक का नाम सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीधा एक कॉन्स्ट टीम करके या फिर फर्स्ट नेम करके एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे सीधा सीधा सबके नाम डाल दिया। तो एक तरह से आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि एरे में हम लोग बहुत सारे डेटा को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एक तरह से एरे क्या है, आपका स्टोरेज का कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है। ये हो गई एरे की डेफिनेशन या फिर एरे का यूटिलिटी। अब एरे को समझना है हमें, एरे के ऊपर बहुत सारी मेथड्स आती है, जैसे इसके ऊपर लेंथ मेथड है, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट कॉन्कैट जॉइन स्प्लाइस इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स, ये तो बेसिक मेथड है। इसके बाद भी बहुत सारी मेथड है जो इस पर अप्लीकेबल होती है। ये तो इम्पॉर्टेंट मेथड है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। एक बात पूछे, जैसे टीम में नाम लिखे इसके हम डॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसमें डॉलर का नाम क्यों करके, डायनामिकली डेटा थोड़ी डालना है। हाँ कर सकते हैं लेकिन एडवांस लेवल। यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो डॉलर, जो डॉलर आप बात कर रहे हैं ना इस तरह से, इसमें नेम, ये कहाँ उपयोग में आता है, ये आता है आपका स्ट्रिंग में। आप कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, आप स्ट्रिंग ले रहे हो और उसके अंदर आप फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज लिखो, आप नेम ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज, और फर्स्ट प्लेयर का नाम यहाँ पे कैसे डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे टीम ऑफ, और यहाँ पे ऐसा चाहिए, ऐसे नहीं आएगा लेकिन मैं 0। हाँ, तो ये डायनामिकली वैल्यू डालने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, हम डेटा स्टोर करें। एक तरह से इसे आप मेमोरी कार्ड मान लीजिए, मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड है और इसमें आप स्टोर कर रहे हैं जितनी हो सके उतनी डेटा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एक है आपका एरे, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट। पहले हमें ऑब्जेक्ट के ये सारी मेथड देखने कल जब आएंगे तब, और जब मेथड आएगी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके भी देखेंगे। हाँ, एरे के मेथड देख लेंगे पहले कल जब मिलेंगे, और एरे को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, सबसे ज़्यादा काम हम इसी के साथ करते हैं, इसके साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और असेंबली को यहीं पे एडजॉर्न करते हैं। थैंक यू।